Assalamu alaikum. In this lecture, we will prove that the limit of the sequence is unique. Then we will discuss some theorem related to the convergence of sum, product and quotient of the sequences. Also, we will state and prove a sandwich theorem with examples. So we start from the theorem that a convergent sequence of real number has one and only one limit. इससे मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है एस एन और इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, मींस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन अगर एस के बराबर है तो ये एस यूनिक होगा. फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारे पास 1/n है और इसकी लिमिट जो है हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 0 के बराबर है. अब 0 के अलावा कोई और ऐसी लिमिट नहीं है इसकी जो एग्जिस्ट करती हो. जैसे देखें, हमारे पास एक सीक्वेंस अगर हम कंसीडर करते हैं, कोई कहता है कि हमें इसकी लिमिट फाइंड करें -1 to the power n, तो आप देखेंगे कि अगर n जो है वो इवन नंबर हो तो फिर इसकी लिमिट जो है वो, और n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो फिर इसकी लिमिट हमारे पास 1 के बराबर आती है. और अगर जो है वो n ऑड नंबर हो फिर उस केस के अंदर लिमिट जो है वो -1 आती है. लेकिन ये थ्योरम ये शोर करेगा कि कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता जिसकी दो लिमिट्स हो, क्योंकि हम इसको मैथमेटिक्स लॉजिक को यूज़ करते हुए या डेफिनेशन को यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे कि कोई भी अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सिर्फ उसकी एक लिमिट होती है. इसके प्रूफ के लिए जो रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे वो ऊपर रिव्यू में गिवन है हमें. आप देखें कि पहली जो चीज़ है वो है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो हम यूज़ करेंगे कि अगर ए बी दो रियल नंबर हैं तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी टू द होल मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी विच इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. और दूसरा जो रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर ए कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो और वो छोटा हो हर पॉजिटिव नंबर से, तो फिर असल में वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो ही होगा. तो प्रूफ देखें, क्योंकि हमें गिवन है कि एस एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और हमने साबित करना है कि इसकी लिमिट यूनिक है. हम उसके कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं. हम सपोज करते हैं कि सपोज एस एन कन्वर्जेस टू टू लिमिट्स एस एंड टी वेयर दिस एस एंड टी आर नॉट इक्वल. हम देख चुके हैं कि कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, कि जब हमारे पास होता है कि एस एन अप्रोच करे एस को व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. इस बाय डेफिनेशन इसका मुराद है कि इससे मुराद है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एस एन माइनस एस mod is less than epsilon for all n is greater than n naught. इस डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दो लिमिट्स इसकी एग्जिस्ट करती हैं, एक s और एक t, तो इससे मुराद है हम s के ऊपर अलग से डेफिनेशन लगाएंगे और t के ऊपर अलग से डेफिनेशन लगाएंगे. तो क्योंकि अगर हम कंसीडर करते हैं कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है तो फिर एप्सिलॉन ओवर 2b एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. यानी अगर एप्सिलॉन आर्बिट्रेरीली हर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी हर पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो इस लिहाज से एप्सिलॉन की बजाय हम इधर एप्सिलॉन ओवर 2 यूज़ करेंगे. तो हम क्या कह रहे हैं कि देन एस के लिए भी एक पॉजिटिव इंटीजर n1 होगा और टी के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n2 होगा, सच डैट एस एन माइनस एस mod is less than epsilon over 2 for all n is greater than n1, और and Sn minus t mod is less than epsilon over 2 for all n is greater than n2. फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसकी जगह पर एप्सिलॉन ओवर 2 यहाँ पर ना लें और एप्सिलॉन ही कंसीडर कर लें, प्रूफ इसका तब भी हो जाता है. इसके बारे में मैं आपको एंड में भी बता दूँगा. अब देखें कि जो 1 और 2 है, इन स्टेटमेंट्स की तरफ अगर गौर करें तो साइमल्टेनियसली ये कब होल्ड करेंगी. हमारे पास ये है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर n1 के बाद होल्ड करती है और सेकंड n2 के बाद.
अब कोई भी जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या केसेस हो सकते हैं कि यानी n1 n2 के इक्वल हो सकता है, केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि n1 n2 से ग्रेटर हो, और हो सकता है n1 लेस हो n2 से। अगर तो इक्वल हैं फिर तो कोई बात नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट्स n1 और n2 के बाद होल्ड करेंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि n1 जो है वो n2 से ग्रेटर हो, आप देखें हम ये रियल लाइन ड्रा करते हैं। हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो n1 अगर हमारे पास इस जगह पर है इसके बाद वैलिड है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है अगर n1 उससे बड़ा है n2 से तो n2 को फिर हम इससे पीछे ड्रा करेंगे n2। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये n2 के बाद वैलिड है, यानी पहली स्टेटमेंट जो है वो इन n1 की वैल्यूज़ के लिए वैलिड है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो n2 की इन वैल्यूज़ के लिए। अब अगर आप दोनों को देखें कि ये दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली कहाँ पर होल्ड करेंगी, तो ये इसके बाद जो है वो होल्ड करेंगी, यानी n1 के बाद। और अगर n2 बड़ा होता है n1 से तो फिर n2 के बाद। दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली उस वक्त होल्ड करेंगी जब n की वैल्यू जो है n1 और n2 जो भी मैक्सिमम होगा उससे बड़ी होगी। इसी वजह से आगे हम ये लिख रहे हैं कि एज 1 and 2 साइमल्टेनियसली हो फॉर n इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ n1 और n2, thus for n is maximum of n1 and n2 we have 0 is less than equal to mod of s minus t we have consider here ourselves। हमने ये इसको कंसिडर कर लिया। अब इसके अंदर हम एस एन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एस एन को ऐड कर रहे हैं, तो इसके बाद हम इसके ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं। अब क्योंकि हम ऊपर कह चुके हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो n ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ n1 और n2 को हमने कंसीडर किया, उसके बाद होल्ड करती हैं, तो एस एन माइनस एस भी उसके बाद एप्सिलॉन ओवर 2 देगा, और एस एन माइनस टी मॉड भी हमें लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 देगा, तो जिससे हम लिख सकेंगे कि एस माइनस टी मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो आप देखें हमने असल में साबित क्या किया है, हमने ये साबित किया है कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एस माइनस टी एंड दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने यही बात की थी कि अगर कोई ऐसा रियल नंबर नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो जो हर पॉजिटिव रियल नंबर से लेस हो, तो इससे इसका मतलब ये होगा कि वो असल में 0 के बराबर ही होगा। तो हमारे पास आ जाता है एस माइनस टी मॉड इज़ 0, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है। अब वो कौन सा रियल नंबर है जिसका मॉड 0 के इक्वल होता है, तो वो 0 इटसेल्फ होता है, तो जिससे हमारे पास रिजल्ट निकलता है कि एस माइनस टी इज़ 0 एंड दिस गिव्स अस डेट एस इज इक्वल टू टी। तो इससे साबित हुआ कि जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है वो यूनिक होती है। नो लेट्स कम टू द न्यू थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस वेयर एस इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n1 सच डैट एस एन मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 over 2 एस मॉड फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन n1। और इसका मकसद असल में इस थ्योरम के बिहाइंड जो मोटिवेशन है वो ये है कि जब हम प्रूव करते हैं कि अगर दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं तो उनका कोशेंट भी कन्वर्जेंट होता है, अगर डिनोमिनेटर वाला सीक्वेंस किसी नॉन ज़ीरो लिमिट को कन्वर्ज करे उसके प्रूफ में ये इस्तेमाल होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरम है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। प्रूफ के लिए देखें, क्योंकि हमें गिवन है कि सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज कर रहा है एस को, तो हम सबसे पहले इसी की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n1 सच डैट एस एन माइनस एस मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन n1। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट वैलिड है, क्योंकि हमें गिवन है एस एन कन्वर्ज करता है एस को, इस वजह से अगर ये स्टेटमेंट हर एप्सिलॉन के लिए वैलिड है तो एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू को आप पर्टिकुलरली लेंगे उसके लिए भी जाहिर सी बात है वैलिड होगी। जैसे अगर हम एप्सिलॉन 1 ले लें, एप्सिलॉन जो है वो 2 ले लें, एप्सिलॉन जो है हम ई के इक्वल कंसीडर कर लें, एप्सिलॉन की वैल्यू जो है हम पाई के इक्वल कंसीडर कर लें, यानी कोई भी वैल्यू जो है ली जा सकती है, लेकिन हम वो वैल्यू चूज़ करेंगे जिससे हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो। जैसे हम देखें यहाँ पर फिक्स कर देते हैं एप्सिलॉन को 1 over 2 मॉड ऑफ एस, क्योंकि
एस हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो उसका मॉड पॉजिटिव होगा और 1/2 एस मॉड भी पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। अगर ज़ाहिरी बात है अगर इधर हमें दिया जाता है कि प्रूव करें 1/5 है 1/2 की जगह, तो इसी लिहाज से हम एप्सिलॉन की वैल्यू फिर डिफरेंट कंसीडर करते हैं। तो जब एप्सिलॉन को हम 1/2 मॉड ऑफ एस कंसीडर करेंगे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट से हमारे पास आ जाएगा एस एन माइनस एस मॉड इज़ लेस दैन 1/2 टाइम्स एस मॉड फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन 1। यानी अब अगर इस इनइक्वलिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ तो हमारे पास इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, जिसको हम नंबर 1 कह देते हैं। जो रिज़ल्ट हमने इसमें यूज़ किया वो ये है कि अगर हमारे पास गिवन हो कि ए लेस दैन बी है और ए और बी दोनों जो हैं रियल नंबर्स हैं, अब अगर सी कोई नेगेटिव नंबर है तो फिर ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। तो इस वजह से अब इसमें हम c की वैल्यू जो है ऊपर यानी -1 कंसीडर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स इनइक्वलिटी आ जाती है। लेकिन हम पहले लिख लेते हैं -1/2 एस मॉड इज़ लेस दैन माइनस एस एन माइनस एस मॉड। नो, जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसको अब कंसीडर करते हैं यहाँ पर। जैसे 1/2 एस मॉड है तो यहाँ हमने लिखा 1/2 एस मॉड। इसको लिखा जा सकता है एस माइनस हाफ मॉड ऑफ एस विच इज़ लेस दैन एस माइनस एस एन माइनस एस फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन 1, यानी 1 को हमने इसमें यूज़ किया, उसको हमने आगे मेंशन भी कर दिया। अब इसके ऊपर हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज़ करते हैं तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ लेस दैन एस प्लस एस एन माइनस एस फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन एन 1, और इसमें एस एस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो जिससे हमारे पास अल्टीमेटली हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज़ की है वो ये है कि अगर हमारे पास ए मॉड माइनस बी मॉड है, नो डाउट दिस इज़ लेस दैन और मे बी इक्वल टू mod of A minus mod of B, and this is less than or equal to mod of A plus B। तो अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, लेकिन क्योंकि इस थ्योरम का प्रूफ एफएससी में भी गिवन होता है और बीएसए में भी गिवन होता है, इस वजह से इसका प्रूफ जो है वो हम स्किप कर रहे हैं। आप इसके प्रूफ को जो आपको नोट्स गिवन है उसमें देख सकते हैं। ये प्रूफ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, आप देखें इसमें दो सीक्वेंस है हमारे पास, एक एस एन है और एक टी एन है। एस एन सीक्वेंस एस को अप्रोच करता है और टी एन सीक्वेंस टी को अप्रोच करता है, और ए और बी कोई से दो फिक्स रियल नंबर है। तो फिर हमें कहा जा रहा है कि ए एस एन प्लस बी टी एन कन्वर्ज करेंगे ए एस प्लस बी टी को। असल में ये इस बात के मुतरादिफ है कि हमारे पास अगर ए एस एन और जमा बी टी एन ये कन्वर्ज करता है ए एस प्लस बी टी को व्हेन एस एन बिलोंग्स टू एस और टी एन बिलोंग्स टू टी। तो असल में ये हमें बताता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एस एन प्लस बी टी एन, ये किसके बराबर होगी अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं। आप देखें अगर इसको हम लिमिट वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वल है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज़ इक्वल टू एस, और अगर इस टी एन को इसी फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन इज़ इक्वल टू टी। अब ये जो ऊपर हमने लिखा था कि ए एस एन प्लस बी या टी एन, इसकी लिमिट जो है वो ए एस प्लस बी टी है, तो इसका मतलब ये हुआ एस की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं और टी की वैल्यू हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन और प्लस बी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एन।
यानी ये हमें बता रहा है कि सम के केस के अंदर लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो इस थ्योरम का हमें इतना ज़्यादा एडवांटेज होता है कि बाज़ दफ़ा हम लिमिट के क्वेश्चन करते रहते हैं लेकिन कभी ख्याल ही नहीं करते कि असल में हम ये थ्योरम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें, अगर हमें कहा जाए कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हम फाइंड करें 1/n प्लस 1/n+1, तो ये असल में इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n+1। तो ये लिमिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं असल में ये इसी थ्योरम की वजह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट रूल को देखते हैं तो प्रोडक्ट रूल भी हमें सिमिलरली यही चीज़ जो है वो बताता है। अभी हम यहाँ देखें मेंशन करते हैं कि जब हम लिमिट कंसीडर करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn Tn, तो ये थ्योरम हमें बताता है कि ये एस टी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर s की वैल्यू पुट करते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Tn। इस थ्योरम की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आप देखें कि जैसे हमारे पास होता है कि लिमिट बाय डेफिनेशन भी हमने ये प्रूव किया था n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n ये ज़ीरो के बराबर है। अब अगर हमें ये कहा जाए कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n² किसके बराबर है, तो हम इस थ्योरम की मदद से बता सकते हैं कि पहले हम इसको अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं 1/n इंटू 1/n, और फिर हम इसके ऊपर जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी दोनों के ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो इससे हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा कि 0 इंटू 0 दिस लिमिट इज़ एक्चुअली 0। इसी तरीके से हम ये रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर 1/n³ हो तो इन दोनों रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास उसकी लिमिट भी 0 के बराबर आ जाती है। तो ये थ्योरम काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि असल में हम इस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है वो भी अपनी जगह पर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोशंट की फॉर्म के अंदर लिमिट हो, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोशंट के ऊपर हम उसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर की लिमिट जो है वो 0 के बराबर ना हो। जैसे देखें, अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चलें इसको हम ले लेते हैं 1 + 1/n जो है ये 1 के बराबर है, ठीक है। ये रिज़ल्ट भी हम इससे निकालते हैं कि 1 की लिमिट 1 है, 1/n की लिमिट जो है वो 0 के बराबर है। और अगर हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और चलें हम 1/2n कंसीडर कर लेते हैं, ये 0 के बराबर है। अब अगर हमने लिमिट फाइंड करनी होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये ऊपर वाली लिमिट को हम Sn कह लेते हैं, Tn कह लेते हैं, और इस लिमिट को हम Sn कह लेते हैं। तो 1/2n और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 + 1/n। तो इस केस के अंदर हम लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले की लिमिट 0 आएगी, नीचे वाले की लिमिट जो है 1 आएगी, जिसकी बाद हम लिखेंगे कि ये 0 के बराबर है। अदरवाइज़ अगर डिनोमिनेटर की लिमिट जो है वो 0 के इक्वल हो, फिर हम ये रूल अप्लाई इसके ऊपर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमें गिवन है कि Sn अप्रोच करता है t को। हमने साबित करना है कि मॉड ऑफ Sn मॉड ऑफ t को अप्रोच करता है, और साथ ये भी प्रूव करना है कि इन जनरल इस थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अब देखें, इसको प्रूव करने के लिए बाय डेफिनेशन हमें ये गिवन है, तो बाय डेफिनेशन हम इस रिज़ल्ट को लिखेंगे और उसके बाद उससे इस रिज़ल्ट को डिड्यूस करेंगे और एक एग्जांपल देंगे जिससे साबित करेंगे इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। इसमें जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है कि अगर हमारे पास a और b कोई से दो रियल नंबर हों तो फिर मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b
अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो इनका डिफरेंस जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, डैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। क्योंकि अगर b हमारे पास नेगेटिव हो तो उस केस में भी उसका मॉड पॉजिटिव आएगा और ये डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इस केस के अंदर ये नेगेटिव साइन अगर b नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इस केस में ये उस रिज़ल्ट से ग्रेटर हो जाएगा। इक्वलिटी भी आ सकती है, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इधर 5 है और इधर 3 है तो 5 माइनस 3 2, और इधर भी 5 माइनस 3 2। लेकिन अगर a जो है वो 5 है और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल -2, तो यहाँ पर तो 3 रहेगा लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 बन जाएगा। और सेम केस जो है वो अगर a नेगेटिव होगा उस केस में भी होल्ड करेगा, क्योंकि उस केस में जब आप दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और नेगेटिव नंबर आएगा जो उनसे भी छोटा होगा, लेकिन जब मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले हम डेफिनेशन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि सिंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन t के बराबर है, इस वजह से सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n naught from the set of positive integers such that Sn minus t mod is less than epsilon for all n is greater than n naught. So say it one. Now we have mod of Sn minus mod of t. This is less than or equal to mod of Sn minus t, and this expression is less than epsilon for all n is greater than n naught. So this proved that this implies limit n approaches to infinity, mod of Sn is equal to mod of t, ये प्रूव हो जाता है। अब इसके कन्वर्स के लिए आप देखें, हम कंसीडर करते हैं कन्वर्सली वी टेक Sn to be -1 to the power n. So we can see that limit n approaches to infinity Sn mod जो है वो हमारे पास होगा लिमिट n approaches to infinity, कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगा 1 विच इज़ 1। बट अगर कन्वर्सली बात करें हम तो लिमिट n approaches to infinity -1 to the power n does not exist। यानी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो जिससे साबित हुआ कि कन्वर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। नेक्स्ट थ्योरम वी हैव सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम। इस थ्योरम में हमें गिवन है कि Sn और Tn दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन दोनों सेम लिमिट s को कन्वर्ज करते हैं, और un एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स Sn और Tn के दरमियान में है आफ्टर सम फाइनाइट टर्म्स। देन द सीक्वेंस un कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट s जिसको Sn और Tn कन्वर्ज करते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली इलस्ट्रेट करना चाहें तो इसका मतलब ये है, अब देखें अगर हमारे पास Sn जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स हैं इस तरीके से कि यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई और फिर इस तरीके से चलती जा रही, और Tn की जो टर्म्स हैं वो भी इसी तरीके से किसी जगह से वो स्टार्ट हुई
और लेकिन कुछ ख़ास टर्म्स के बाद जो कि एन नॉट है, कंडीशन ये है कि टी एन की टर्म्स जो हैं वो बड़ी हैं एस एन की टर्म्स के साथ। अब जो यू एन सीक्वेंस है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का है कि एन नॉट से पहले तो जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी उसकी टर्म्स आ रही हो, लेकिन एन नॉट के बाद अब उसकी टर्म्स इसके दरमियान में। तो जो हमारे पास सीक्वेंस है टी एन, जिसको कि हमने इस रेड कलर से मार्क किया हुआ है, और दूसरा सीक्वेंस हमारे पास है एस एन, जिसको कि हमने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ उसकी टर्म्स को, और यू एन की जो टर्म्स हैं उसको हमने ब्लैक कलर से इसमें मार्क किया हुआ है। ये अगर टी एन और एस एन सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगे, मींस इस तरीके से आगे अगर ये हमारे पास एस हाइट हो तो ये इस तरीके से एस के करीब होता जाएगा, और इसी तरीके से जो एस एन है वो भी एस के करीब होता जाएगा ऊपर। और इसने हमेशा, क्योंकि यू एन इनके दरमियान रहना है, इस वजह से आप देखें कि हमें नज़र आता है कि ये ज़रूर फिर एस को ही अप्रोच करेगा। तो आइए इसका प्रूफ जो है वो देखते हैं, लॉजिकली हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो अब देखें, क्योंकि हमें गिवन है कि एस एन सीक्वेंस और टी एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करते हैं सेम लिमिट एस को, तो देयर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर एन वन, एक एस एन के लिए और दूसरा एन टू जो कि टी एन के लिए है, सच डैट एस एन माइनस एस मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन एन वन, एंड टी एन माइनस एस मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन एन टू। अब इसमें हम इससे नेक्स्ट इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं तो ए माइनस बी मॉड इज़ लेस दैन सी इम्प्लाइज ए इज़ बिटवीन बी प्लस सी एंड बी माइनस सी, और बी इज़ बिटवीन ए प्लस सी एंड ए माइनस सी। तो हम इसमें जिस रिज़ल्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम इस के अंदर क्योंकि लिख रहे हैं कि एस एन इज़ बिटवीन, मीन्स के हम इस रिज़ल्ट को इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला जो मॉड है उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि एस एन इज़ बिटवीन एस प्लस एप्सिलॉन एंड एस माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एन वन, और टी एन इज़ लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन एंड एस माइनस एप्सिलॉन फॉर एन इज़ ग्रेटर देन एन वन। अब सेम आर्गूमेंट के ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो किस सूरत में ट्रू होंगी इसको भी हम देखेंगे। और एक और कंडीशन, क्योंकि जो हमें गिवन है कि एस एन इज़ लेस देन यू एन इज़ ग्रेटर लेस देन टी एन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एन आर, तो तीन स्टेटमेंट्स हो जाती हैं हमारे पास, ये तीसरी स्टेटमेंट है। अब देखें तीनों किस सूरत में वैलिड होंगी उसको हम यहाँ पर ड्रा करके देखते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये एन वन है, इसके बाद ये पहली स्टेटमेंट वैलिड है, और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास एन टू के बाद वैलिड है, लेट वी मेक एन टू दिस वन, और दूसरी स्टेटमेंट इसके बाद वैलिड है, और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो एन नॉट के बाद वैलिड है, ये हमारे पास एन नॉट हम इसको मार्क कर लेते हैं, यानी तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास इसके बाद वैलिड है। आप नोट करें तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो साइमल्टेनियसली कब वैलिड होंगी, पहली स्टेटमेंट ये, दूसरी स्टेटमेंट ये, तीसरी स्टेटमेंट ये। अगर इस जगह पर बात करें तो इस जगह पर ये तीसरी स्टेटमेंट तो वैलिड नहीं है एन नॉट के बाद वाली, सिर्फ दो है, तो इस लिहाज से आप देखें सिर्फ एन नॉट के बाद ही तीनों स्टेटमेंट वैलिड होंगी। दूसरे अल्फाज में हमारे पास इनमें से जो भी सबसे बड़ा होगा उसके बाद ये तीनों स्टेटमेंट वैलिड होंगी। इसी वजह से हम यहाँ पर एन थ्री जो है एक और नंबर को चूज़ करते हैं जो कि मैक्सिमम ऑफ एन नॉट, एन वन और एन टू है, और इससे हम फिर इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी इन इसको आपस में लिख लेते हैं, यानी एस माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन एस एन इज़ लेस दैन यू एन इज़ लेस दैन टी एन, एंड दिस टी एन इज़ लेस दैन एस प्लस एप्सिलॉन। और इनमें से आप एस एन और टी एन को जब स्किप कर देते हैं वी कैन राइट इन दिस वे, और इसको दोबारा से
हम लिख सकते हैं यू एन माइनस एस मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन n3, और इसको अल्टीमेटली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। इस एग्जांपल में हमने प्रूव किया है कि इसकी लिमिट ज़ीरो के इक्वल है बाय यूजिंग द सैंडविच थ्योरम। आप देखेंगे कि ये सम हमारे पास एक किस्म का इस किस्म ऐसा सम है कि अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे तो उसी के लिहाज से हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बनती हैं। तो जब n जैसे जैसे बड़ा करते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें टर्म्स बनती जाती हैं। इस वजह से इसका प्रूफ इतना आसान नहीं है। तो डायरेक्ट प्रूफ हम इसका नहीं कर सकते, और नो डाउट हम इसमें लिमिट को हर किसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 1 टर्म सिर्फ होगी, अगर 2 है तो ये 2 टर्म्स होंगी, अगर 3 है तो 3 टर्म्स होंगी, अगर n है तो ये n टर्म्स होंगी। तो इसमें हम जब एस एन को कंसीडर कर लेते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास 1/n + 1 स्क्वायर प्लस 1/n + 2 स्क्वायर प्लस 1/2n स्क्वायर, तो इसके बाद ये रिज़ल्ट हम लिखते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि हमारे पास जो n स्क्वायर है डेट इज़ लेस देन और इक्वल टू n + 1 स्क्वायर। बल्कि ज़रूरी नहीं है इसमें इक्वलिटी हमारे पास आए, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं इक्वलिटी को। तो और दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब नोट करें कि जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास होगा 1/n स्क्वायर, क्योंकि n हमारे पास जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1/n + 1 स्क्वायर एंड दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2n स्क्वायर। तो हम करते क्या है, इसमें इस 1/n + 1 स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं 1/2n स्क्वायर से। मीन्स देखें आप, हम इसको ज़रा दोबारा से अगर लिख लें इस तरीके से ताकि शायद आपको इस तरह बेहतर समझ आए। 1/2n स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/n + 1 स्क्वायर एंड दिस इज़ लेस देन 1/n स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इधर n + 2 होता, n + 3 होता, n + 4 होता, तमाम के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड होती है, और तमाम इस तरह की और स्टेटमेंट्स भी बनाई जा सकती थी जिसमें इधर n + 2 हो, फिर n + 3 हो, फिर n + 4 हो। तो इस लिहाज से हम इसमें जो पहला 1/n + 1 स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/2n स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर 1/2n स्क्वायर आ जाता है, और इसको आल्सो रिप्लेस करते हैं 1/n स्क्वायर के साथ, तो ये लेस देन 1/n स्क्वायर आ जाता है। तो हर जो नेक्स्ट टर्म है लेफ़्ट साइड पे हमने उसको 1/2n स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, और जो राइट साइड पे लिखा हुआ है हमने 1/n स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। तो एस एन इज़ बिटवीन टू टर्म्स। अब क्योंकि ये भी n टाइम सम है हमारे पास और ये भी n टाइम सम है, तो अगर n टाइम सम है तो ये हो जाएगा n टाइम्स 1/2n स्क्वायर, और ये आ जाएगा n टाइम्स 1/n स्क्वायर। सो अल्टीमेटली दिस गिव्स अस 1/4n, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/n। तो हमने देखें कि प्रूव कर दिया है कि एस एन असल में जो कि एक बड़ा अजीब सा सम है, डेट इज़ लेस देन 1/n एंड ग्रेटर देन 1/4n स्क्वायर। अब देखें ये जो हमारे पास 1/4n स्क्वायर है ये भी ज़ीरो को अप्रोच करता है, और 1/n जो है ये भी ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो बाय सैंडविच थ्योरम हमारे पास आ जाएगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज़ ज़ीरो। तो इस तरीके से और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिसको इस थ्योरम की मदद से प्रूव किया जा सकता है, कि जिनको डायरेक्टली हम प्रूव नहीं कर सकते। तो उनके लिए सर्च भी कीजिएगा, देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।